So hello everyone, welcome you all in this new session of the physics. So what we have discussed in our earlier lecture, that is what is the artificial satellite and what are the different orbits in which they are placed for our convenience, for our enriched life. अब हम जो यहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें, वी आर हैविंग अ टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है, हमारा ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, अच्छे से मिलिट्री सैटेलाइट्स अच्छे से वर्क करें, तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है, तो दीज आर ऑल द सैटेलाइट्स. और ये सैटेलाइट्स डायरेक्टली एक ही ऑर्बिट में वहाँ पे लॉन्च किए नहीं जाते. दे नीड अ स्पेसिफिक हाइट और दे नीड अ स्पेसिफिक ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन. मतलब वो सैटेलाइट का क्या फंक्शन होता है, इस पे डिपेंडिंग वो सैटेलाइट को वो एक पर्टिकुलर हाइट पे वहाँ पे छोड़ा जाता है. तो वो सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर हाइट पे छोड़ने के लिए उसको क्या लगता है, दैट नीड्स द लॉन्चर. तो उसको एक लॉन्चर लगता है जो ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे छोड़ के आए. तो इंडिया हैज डेवलप्ड द टू टाइप्स ऑफ द लॉन्चर, दैट इट इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स. सो दीज आर द टू टाइप्स, PSLV एंड GSLV. इसके लॉन्ग फॉर्म भी हमने देखे हैं. PSLV का क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर रीजन में उसको वहाँ पे लॉन्च कर देता है. पोलर रीजन में साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उसको वहाँ पे स्टडी करने के लिए हमें ये PSLV लॉन्चर का यूज करना होता है. नेक्स्ट होता है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल. ओके, मतलब अर्थ के जैसे अर्थ रोटेट करती है वो अलॉन्ग इक्वेटर क्या होता है, वो सैटेलाइट पे ऐसे घूमने लगते हैं. एंड फॉर दैट वी रिक्वायर्ड द GSLV. तो ये हमारे पास दो लॉन्चर्स है डेवलप्ड बाय द इंडिया, PSLV एंड GSLV. नाउ टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द विच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और वो लॉन्च व्हीकल में क्या यूज किया जाता है, कौन सा फ्यूल होता है एंड हाउ इट वर्क्स. दैट होल इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू हैव इन दिस क्लास. ओके, तो ये है यहाँ पे डायग्राम निकाला वाला है, ये PSLV का स्ट्रक्चर होता है. ऑब्वियसली तो ये छोटी सी जगह आप जो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो वो होता है दैट इज द स्पेस फॉर द सैटेलाइट. यहाँ पे सैटेलाइट रखा जाता है. उसके नीचे ये आप देख पा रहे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ऐसे पूरे यहाँ पे 3-4 स्टेजेस होते हैं. एंड दैट ऑल स्टेजेस आर फिल्ड विद द फ्यूल. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इतना सारा फ्यूल क्यों लगता होगा, और एट द लास्ट यहाँ पे अपथ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट मतलब एक सडन फोर्स होता है अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाल सके. तो उसके लिए हमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एंड दैट एनर्जी वी कैन हैव बाय बर्निंग द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द सॉलिड फ्यूल विच इज फिल्ड इन द लास्ट सेक्शन. तो ये लास्ट सेक्शन में सॉलिड फ्यूल भरा वाला होता है और उसको इग्नाइट करने के बाद में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रेशराइज्ड गैसेस कम आउट ऑफ दिस launch vehicle. Okay, and the upthrust is provided to this rocket, and what happens, it escapes from the earth gravitational field because of the higher thrust provided by the gases. Okay, तो ये क्यों हुआ है, यहाँ पे हमने इनिशियल थ्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया है. व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, उसके बारे में भी हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि एस्केप वेलोसिटी मतलब इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विच रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट दैट ऑब्जेक्ट एस्केप फ्रॉम द और मूव आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. उसको हमें अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फ्यूल. तो इसीलिए जो भी ये लॉन्चिंग व्हीकल का जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट होता है, दैट वेट इज बिकॉज ऑफ द हायर टैंक्स. ये 4 टैंक्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये हाई अमाउंट ऑफ द फ्यूल हमने यहाँ पे भरा वाला होता है, इसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है. ऑब्वियसली तो अगर वेट बढ़ गया वहाँ पे तो उसकी स्पीड लो होगी, ठीक है नहीं. तो वेट अगर उसका ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऊपर जाके उसकी स्पीड लो होगी. तो हमें तो स्पीड उसकी लो नहीं करनी है. अगर हमें ज़्यादा दूरी तक जानी है तो क्या करना होगा, सोचो. तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये 3-4 स्टेजेस अलग अलग बनाए होते हैं. हमने फ्यूल एक ही टैंक में वहाँ पे नहीं डाला है. ऑब्वियसली वी मेड देयर द सेक्शंस. तो सेक्शंस करने की वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली एक टैंक में का अगर फ्यूल यहाँ पे खत्म हो जाता है तो दैट टैंक गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द होल बॉडी ऑफ दैट मेन रॉकेट. तो उससे क्या करते हैं, हम एक बॉडी उसको बाजू में निकाल देते हैं. दैट्स बिकॉज द वेट गेट रिड्यूस्ड एंड दैट रॉकेट विल हैव अ हायर वेलोसिटी दैन द अर्लियर. तो पहले से वो ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ता है क्योंकि हम एक सेक्शंस में का जब फ्यूल खत्म होता है तब उसको हम क्या करते हैं, डिटैच कर देते हैं. डिटैच करना मतलब उसके बाजू में निकाल देना उसको, फिर और एटमॉस्फेयर में लेके क्या कर दिया जाता है, उसको इग्नाइट कर दिया जाता है, या ऑब्वियसली पानी में डाल दिया जाता है, या अनपॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे रहते नहीं है लोग, ऐसे अनपॉपुलेटेड एरिया पे वहाँ पे गिरा दिया जाता है उसको. तो इस तरह से हमारा काम चलता है. ऑब्वियसली ये लास्ट
है विद द हाई अमाउंट ऑफ द फ्यूल, इसी वजह से हमें एक हायर ऑफ थ्रस्ट मिलता है। तो ये जब ऊपर जाता है तब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में का हम फ्यूल वहाँ पे यूज करते हैं। जब एक एक टाइम खत्म हो जाता है तो उसको डिटैच कर दिया जाता है। एट द लास्ट वी विल हैव विद अवर सैटेलाइट्स से हम क्या होते हैं फिर बाद में उस ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। और एक बार उस ऑर्बिट में पहुंच जाने के बाद क्या होता है, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है। व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? जब सैटेलाइट एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचता है, ओके, तो ये समझो ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड में एक पर्टिकुलर हाइट पे जब ये सैटेलाइट पहुंच जाता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली इस हाइट पे पहुंच जाने के बाद वो सैटेलाइट उसको एक पुश प्रोवाइड करना होता है, मतलब एक वेलोसिटी देनी होती है और उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी, ताकि वो इस डायरेक्शन में ऐसे गोल अर्थ के अराउंड में घूम सके। तो दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी प्रोवाइडेड, ओके। एंड फिर बाद में बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट सैटेलाइट्स टेंड्स टू मूव अराउंड दैट अर्थ और एनी अनदर प्लैनेट आल्सो। तो इस तरह से ये पूरा काम होता है। इसके अलग अलग स्टेज क्यों बना है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वी कैन हैव द, क्या कर सकते हैं हम कि अलग अलग स्टेज में टैंक में फ्यूल भरने के कारण वो खत्म हो जाने के बाद हम उसको सेपरेट निकाल सकते हैं और उसका वेट जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो हायर वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। फिर बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एक में सॉलिड फ्यूल है, फिर बाद में लिक्विड, सॉलिड, फिर बाद में लिक्विड, ऐसा क्यों किया गया है? अल्टरनेट ये ऐसे सॉलिड और लिक्विड फ्यूल उसमें क्यों भरे वाले हैं? तो उसके बाद पीछे का जो रीजन होता है, व्हेन वी आर यूजिंग द सॉलिड फ्यूल वंस इट इग्नाइट्स तो ये पूरा टोटल जल जाता है। वी कैन नॉट स्टॉप दैट इंजन व्हाइल द बर्निंग। जब वो एक बार स्टार्ट हो गया बर्निंग होना तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते इंजन को, तो वो पूरा टोटल जल जाएगा और एक इनिशियल जो है वेलोसिटी उसको मिल जाएगी ऑब्वियसली। तो हमें ज़्यादा वेलोसिटी अगर चाहिए होगी और हर एक टैंक में अगर हमने एक ही सॉलिड फ्यूल भर दिया होगा तो एक बार हमने वो स्टार्ट कर दिया तो वो पूरा फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर जब हमें क्रिटिकल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी या कुछ दूसरा काम उसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ती है। मतलब ये लिक्विड फ्यूल हमें क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि वी कैन स्टॉप द इंजन एंड वी कैन मेक इट टू स्टॉप द यूसेज ऑफ द फ्यूल एंड वी कैन मेक इट अगेन टू रीयूज बाय स्टार्टिंग द इंजन। तो हम उस लिक्विड फ्यूल को बाद में जो बचा वाला रहता है उसको बाद में यूज कर सकते हैं एज लाइक और एज नॉट लाइक द सॉलिड फ्यूल जो एक बार में वहाँ पे वो इग्नाइट हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? तो ये प्यूरिफाइड जो है प्यूरिफाइड नेचर में यहाँ पे हम केरोसिन यूज करते हैं। अदर फ्यूल भी होते हैं जैसे कि हाइपरबोलिक फ्यूल है और ऑक्सीडाइजर्स भी इसमें यूज में आते हैं। फिर बाद में मोनोमेथिल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो फ्यूल है इस लॉन्चिंग व्हीकल्स में रॉकेट में यहाँ पे पूरे फिलअप कर दिए जाते हैं क्योंकि हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस वहाँ पे पार करना होता है। ऑब्वियसली वी नीड द लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्यूल और जो फ्यूल है वो अलग अलग सेक्शंस में से भरा वाला होता है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह से PSLV और GSLV लॉन्चिंग व्हीकल यूज करके हम सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर हाइट पे, मतलब वो कौन से ऑर्बिट में छोड़ना है, वेदर इट में भी हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उसके डिपेंडिंग में हमें ये GSLV और PSLV का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना होता है और अकॉर्डिंगली इट फंक्शंस। ओके, देन उसके बाद में आपकी बुक में एक छोटा सा ये जो पूरा फंक्शनिंग होता है वो किस लॉ में काम करता है? ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। वो क्या है? एक्शन वर्सेस रिएक्शन। तो यहाँ पे जब हम इग्नाइट करते हैं इस फ्यूल को तो क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ द गैसेस एस्केप्स एंड ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स द रिएक्शन, मींस एक थ्रस्ट फोर्स उसको प्रोवाइड किया जाता है। उस वजह से वो वेरी हायर वेलोसिटी से क्या होता है? वो आगे बढ़ता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा? बिहाइंड इट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट इज एप्लीकेबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अर्थ और मून में का डिस्टेंस कितना है? एज वी नो ऑल 3,84,400 किलोमीटर इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द अर्थ एंड मून। तो ऑब्वियसली अगर लाइट के स्पीड से अगर हम जाए तो अर्थ से मून पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है हमें? इट रिक्वायर्स ओनली 1 सेकेंड। तो अगर हम स्पेसक्राफ्ट से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ पे? तो शॉर्टेस्ट रिकॉर्डेड टाइम। नेट पे अलग अलग डेटा अवेलेबल है। अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम रिकॉर्डेड देखते हैं कि हमें अर्थ से मून तक जाने में कितना टाइम लगा है, शॉर्टेस्ट पीरियड दैट रिक्वायर्स द 8 hours 36 minutes। तो 8 घंटे 36 मिनट में हम वहाँ पे मून पे पहुँच सकते थे। ओके, तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट टाइम रिकॉर्डेड। तो उसके बाद में अलग अलग प्रकार के मिशंस जो है वो कैरी आउट किए गए थे। तो उसमें कौन से मिशंस
है या उसके क्या रिमार्केबल थिंग्स है या क्या प्राउड मोमेंट है हमारे लिए उस मिशन के बारे में, उसके बारे में अब जानकारी देखेंगे। द स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ को छोड़ के हमने दूसरे कौन से वहाँ पे प्लैनेट पे या सैटेलाइट पे हमने स्टडी करी है। दैट इज द फर्स्ट मून मिशन। मून क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ऑब्वियसली दिस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट जो है वो मून होता है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट टाइम बाय द रशिया ने एक मिशन कैरी आउट किया और क्या किया है, उन्होंने मून की तरफ बढ़ना चालू कर दिया। मतलब एक सैटेलाइट को वहाँ पे भेजा गया और फिर बाद में क्या हुआ है, मून के नजदीक पहुँच पाए। लूना सीरीज बोल के है, लूना सीरीज। तो वो सीरीज के अंडर अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट मून के पास भेजे गए हैं। लूना सेकेंड सीरीज में का जो एक सैटेलाइट है, in the year it is given, okay, obviously in the 1959 Luna second this satellite gets reached in the orbit of the moon, मून के ऑर्बिट में वहाँ पे वो पहुँच पाया है, ओनली वहाँ पे पहुँच पाया है। उसके बाद में कि जो कलेक्शन किया हमने सैंपल का, उसकी ग्रेविटी टेस्टिंग की, फिर बाद में उसका क्या करिए हमने डेंसिटी हमने मेजर की है, अलग अलग प्रकार के कौन से रेडिएशंस होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया है। तो ये स्टडी बाद में हुई है। लूना सेकेंड उसके नज़दीक पहुंच पाया और उसके बाद में अप टू द 1975 तक अलग अलग प्रकार के ऐसे 15 स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे भेजे गए हैं और उसमें से लास्ट के जो 4 थे वो वहाँ पे लैंड हो पाए थे। और वहाँ पे लैंड करके उन्होंने क्या किया है, ये मून पे के जो भी सैंपल्स है अवेलेबल वो पूरे सैंपल्स को उन्होंने क्या किया है, कलेक्ट किया है। एंड बाय कलेक्टिंग इट दे ब्रॉट इट टू द अर्थ सरफेस, अर्थ स्टेशन पे लाया उन्होंने। एंड आफ्टर दैट इन द लैबोरेटरी होल स्टडीज आर टेक्स प्लेस। तो पूरी स्टडी की गई है, ग्रेविटी क्या है, रेडिएशंस क्या है, ये अलग अलग प्रकार की स्टडी वहाँ पे चलती है। तो वन रिमार्केबल थिंग अबाउट द अमेरिका, व्हाट इट इज, सम ऑफ द मिशंस ऑफ देयर कैरिड बाय मैन्ड मिशंस। ओके, मैन्ड मिशंस है। तो मैन्ड मिशंस मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमर भेजे गए। रशिया ने सिर्फ वहाँ पे सैटेलाइट भेजा था, एस्ट्रोनॉमर कोई नहीं गया था। तो अमेरिका ने वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर भी भेजा है। एंड ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रांग जी का नाम भी हम सबको पता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। ये भी रिमार्केबल थिंग हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन व्हाट अबाउट द इंडिया, इंडिया ने भी चांद्रयान बोल के एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हमने स्पेस में लॉन्च किया है। एंड ऑब्वियसली इंडिया इज द फर्स्ट थिंग हु डिस्कवर्ड दैट देयर इज सम ऑफ द इंसिडेंसेस और द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज देयर ऑन द मून। तो मून पे वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, उसके कुछ अंश हमें वहाँ पे मिले हैं, ये बताने वाला इंडिया जो है हमारा फर्स्ट कंट्री है। तो दैट इज द रिमार्केबल थिंग फॉर अवर इसरो एंड दैट इज अवर इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट अबाउट द मार्स मिशन। फिर हम बड़े मार्स मिशन की तरफ। ऑब्वियसली मार्स पे भी जो मिशन कैरिड आउट किए गए उसमें से आधे से ज़्यादा मिशन वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहे थे। वाई? बिकॉज उसका डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट सो मच ईजी। ये कोई भी स्पेस मिशन कैरी आउट करना ये ईजी थिंग नहीं होती है। तो उसको बहुत मतलब अच्छे से उसके ऊपर स्टडी करके कितना डिस्टेंस है, क्या ग्रेविटी है, उसके मतलब क्या कैलेमिटी आ सकते हैं, हम उसको वहाँ पे लैंड कर सकते हैं क्या हमारे लैंडर को, ये पूरी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से स्टडी की जाती है। उसके बाद में ये मिशन कैरी आउट किए जाते हैं। ऑब्वियसली तो मार्स पे भी भेजा गया है वहाँ पे, और उसमें से बहुत सारे जो मिशन है वहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए हैं। और हमारे इंडिया ने भी वहाँ पे मंगलयान बोल के मिशन वहाँ पे सेंड किया था। एंड ऑब्वियसली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वी रीच्ड इन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ही अटेम्प्ट में हमारी इंडिया ऐसी पहली कंट्री है कि हमने पहले अटेम्प्ट में वहाँ पे मार्स के ऑर्बिट में हम पहुँच पाए थे। ऑब्वियसली हमारा 98% ये मिशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया था। इन द लास्ट सम ऑफ द मिनट्स में हमने वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट जो है हमने लूज किया है। तो इस वजह से हमारा वो मंगलयान जो मिशन था वहाँ पे समवॉट इंसिडेंसेस में हम उसको फेल बोल सकते हैं। फिर बाद में अभी 2024 या 25 तक दूसरा हमारा जो मार्स मिशन है वो भी हम कैरी आउट करने वाले हैं। ऑब्वियसली आई होप और वी होप दैट इट विल बी सक्सेसफुल। ओके, तो ये मार्स मिशन भी अलग अलग देशों में भेजा है पर बहुत सारे मिशन अनसक्सेसफुल गए हैं। ऑब्वियसली उसकी एक स्टोरी है विज्ञान मूव, और उसके बारे में जानने के लिए आप मंगलयान बोल की मूवी है, वो मूवी भी अच्छी तरह से आप देख सकते हो। यू विल हैव अ मोर क्लियर आइडिया बाय सीइंग दिस मूवी। ओके, द नेक्स्ट है 3 साइंटिस्ट के बारे में जानकारी दी है हमारे बुक में, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। ऑब्वियसली दीज आर ऑल द एस्ट्रोनॉमर्स। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑर्बिटेड द अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट लगाया है। ऐसे पहले एस्ट्रोनॉमर कौन है तो उनका नाम आता है राकेश शर्मा। ये एक्चुअली पायलट थे हमारे एयरफोर्स में। ओके, तो इन्होंने 6 डेज थे था। कितने दिन ठहरे स्पेस में? 6 डेज। नॉट एन इजी थिंग। फर्स्ट
पे राकेश शर्मा। नेक्स्ट है कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बारे में भी हम जानते हैं, पंजाब से उन्होंने डिग्री हासिल की थी ऑब्वियसली। ओके, फिर बाद में उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे नासा में उनका सिलेक्शन हो गया था। उनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि वो 336 आवर्स वहाँ पे स्पेस में वहाँ पे उन्होंने स्टे किया है ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट अबाउट द सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है 2006 में नासा ने फिर बाद में एक स्पेस मिशन कैरी आउट किया था। स्पेस स्टेशन के बाहर 29 आवर्स काम करने का रिकॉर्ड उनके नाम। स्टेशन के बाहर, स्पेस स्टेशन के बाहर इतने देर क्या काम होता है, तो ऑब्वियसली कोई पार्ट डैमेज हुआ है क्या, जो उसके रेगुलर उसका व्यू होता है उसे देखना, कोई डैमेज पार्ट को अच्छा करना, या कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं अलग अलग, उस वजह से उनको क्या करना होता है, स्पेस स्टेशन के बाहर भी आना होता है। तो 29 आवर्स बाहर रहने का रिकॉर्ड जो है वो सुनीता विलियम्स ये एस्ट्रोनॉमर के नाम पे है। ऑब्वियसली शी स्टेड इन स्पेस फॉर द 192 डेज। इट मीन्स मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से भी ज्यादा देर तक उन्होंने जो है सुनीता विलियम्स ऑब्वियसली शी स्टेड इन द स्पेस। ओके, तो ये पूरी जानकारी हमारे 3 एस्ट्रोनॉमर्स हैं। ओके, एंड वी आर प्राउड ऑफ देम, राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ओके, देन नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द इंडिया एंड द स्पेस टेक्नोलॉजी। एंड नॉट ओनली वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ द ओनली प्लैनेट्स, हम सिर्फ प्लैनेट के बारे में ही स्टडी नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो ईगरस टू नो अबाउट द अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑल्सो, लाइक द एस्टेरॉयड, मीटियोराइड्स, मीटियोरस और कॉमेट्स जो होते हैं। अब ये क्या है, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में इनके बारे में बताया है। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इनको बोलना है तो रॉकी स्ट्रक्चर होते हैं, रॉकी बॉडीज होते हैं, तो इनका भी स्टडी करना, इनके सैंपल कलेक्ट करना, ये भी हमारे लिए जरूरी चीज बन गई है ऑब्वियसली। तो इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली वी हैव अ मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, हमने अलग अलग मिशन भी कैरी आउट किए हैं, हमारा रिमार्केबल जो है वर्क अवेलेबल है यहाँ पे स्पेस मिशंस कैरी आउट करने में। ओके, और हमारी अलग अलग सीरीज भी है, लाइक द इनसैट, जीसैट, IRNSS, IRS, ये कौन से सैटेलाइट को छोड़ती है उसके बारे में भी हमने ब्रीफ अकाउंट लिया है। वेदर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स, फिर बाद में ये इनसैट और जीसैट सीरीज के अंडर आते हैं। IRNSS सीरीज के अंडर में नेविगेशनल सैटेलाइट्स आते हैं, और IRS सैटेलाइट्स के अंडर में क्या आता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आते हैं। तो अलग अलग ये पूरे अलग अलग सेक्टर में हमने क्या किया है, हमने एक स्टेप अप किया है, हमने डेवलप किया है उसमें हमारा जो भी सैटेलाइट का फंक्शनिंग होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग अ मोर एम्बिशियस लाइफ। ओके, फिर उसके बाद में पहली बार जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर हमारे इंडिया में बनाया गया, दैट इज एट द थुम्बा बोल के थिरुवनंतपुरम, विच इज इन केरला में, वहाँ पे केरला स्टेट में थिरुवनंतपुरम बोल के थुम्बा में एक थुम्बा गाँव है एक वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने पहले अपना सैटेलाइट लॉन्च सेंटर वहाँ पे बनाया है। उसके बाद में सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर विच इज एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। थर्ड है चंदीपुर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल की तरफ आता है। तो ये तीनों भी जगह पे हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर्स अवेलेबल है। इसको विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर थिरुवनंतपुरम केरला ये भी बोला जाता है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, एंड चंदीपुर ओडिशा में भी वहाँ पे स्पेस लॉन्चिंग सेंटर, मतलब ये अलग अलग प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल्स का वहाँ पे हम लॉन्च करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली इन प्रकार के अलग अलग 3 ऐसे सेंटर्स हमारे पास ऑब्वियसली है, तो उसको डिजाइन किया जाता है अच्छे से लॉन्चिंग व्हीकल को, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज, कितना यूसेज है, कितने सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे नाम पे 104 सैटेलाइट्स एट ए टाइम में लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, उसमें से 4 हमारे थे, बाकी के 100 सैटेलाइट्स हमने अलग अलग देशों के वहाँ पे एट द टाइम 104 सैटेलाइट जो है हमने स्पेस में वहाँ पे लॉन्च किए हैं। दैट इज द वेरी रिमार्केबल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू नो अबाउट द विक्रम साराभाई। तो ये क्या है विक्रम साराभाई, ये जो साइंटिस्ट है हमारे, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम। तो कंटिन्यूस एफर्ट्स मेड बाय द विक्रम साराभाई, और ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या किया गया है, विक्रम साराभाई इनको इन 1962 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया इंडियन स्पेस प्रोग्राम को देखने के लिए। और बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस एफर्ट्स मेड बाय हिम, आवर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। एंड यस, इट इज आर्यभट्ट नाम का हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के पीछे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एज वेल एज एस्टेब्लिशिंग द इसरो को भी इस्टेब्लिश करने के पीछे जो है ये विक्रम साराभाई हमारे जो साइंटिस्ट है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। एंड ऑब्वियसली दैट्स बिकॉज ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ अवर इंडियन स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई।
क्या होते हैं, हम अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स ऊपर छोड़ रहे हैं, तो ये सैटेलाइट्स कितने दिनों तक वहाँ पे फंक्शन करते होंगे। जब वो डिसफंक्शन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे घूमते रहेंगे बिकॉज ऑफ द फ्रीली फॉलिंग कंडीशन। ये टेक्निकल जो पूरा ये जो गार्बेज है हम ऊपर छोड़ रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो उसके अलग अलग प्रकार के पार्ट्स वहाँ पे घूम रहे हैं। जब हम इसको डिटैच करते हैं, ये इंजन के जो पार्ट्स होते हैं इसको फ्यूल टैंक के, तो अगर वो नीचे गिर नहीं गए, उसके ऊपर का कंट्रोल अगर हमारा लूज हो गया तो वहाँ पे ही घूम रहे ना वो। तो जब एक सर्वे किया गया इन 2016 में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज वाले ऐसे 2 करोड़ पीसेस, कैन यू इमेजिन, मोर देन द 2 करोड़ पीसेस आर देयर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ओके, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द सर्वे ऑफ 2016। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जो टेक्निकल गार्बेज है उसमें अलग अलग खराब हुए वाले पार्ट होंगे या टेक्निकल जो भी थिंग्स है, तो वो वहाँ पे घूम रहे हैं। एंड नाउ इन द फ्यूचर इट इज़ टू मच डिफिकल्ट टू लॉन्च एनी स्पेसक्राफ्ट। इसके बाद में हमें बहुत डिफिकल्टी जाने वाली है कि कोई स्पेसक्राफ्ट हम ऊपर भेजें, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के घूम रहे हैं वहाँ पे, डिसफंक्शन हुए वाले सैटेलाइट से, उसके पार्ट से। एंड द मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि ये चांसेस होते हैं कि ये डिसफंक्शन हुए वाले सैटेलाइट फंक्शनल सैटेलाइट्स के साथ में वहाँ पे कोलाइड हो, और जब वो कोलाइड होंगे तो ऑब्वियसली वो उसको भी डिसफंक्शन होंगे करेंगे, और फिर बाद में वो उसके जो पार्ट्स हैं वहाँ पे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, ऑब्वियसली दे विल मूव अराउंड द अर्थ। तो ये बहुत बड़ा इसका मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है हमारे सामने अवेलेबल है, और उसके ऊपर बहुत स्टडी चल रहा है, रिसर्च कर रहा है, दैट हाउ वी कैन मैनेज द स्पेस डिब्रीज। ओके, स्पेस डिब्री को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, हम उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाके उसको इग्नाइट कर सकते हैं क्या, या उसको स्पेस शटल में उसको कैच करके उसको नीचे ला जाया सकता है क्या। तो इसके बारे में बहुत बड़ा रिसर्च जो है वहाँ पे चल रहा है, एंड ऑब्वियसली वी हैव अ होप दैट द साइंटिस्ट विल गेट अ रिजल्ट वेरी सून। तो इस तरह से हमने स्पेस मिशन चैप्टर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, नीड क्यों है स्पेस मिशंस कैरी आउट करने के लिए, अलग अलग प्रकार के ऑर्बिट्स कौन से होते हैं जिसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स किस प्रकार के होते हैं। ओके, और फिर बाद में स्पेस मिशंस कैरीड आउट अवे फ्रॉम द अर्थ को छोड़ के, और कौन से प्लैनेट पे या सैटेलाइट पे हमने अलग अलग प्रकार के मिशंस जो है वो कैरीड आउट किए हैं। बाद में इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक ब्रीफ अकाउंट था, एंड एट द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट इज द स्पेस डेब्रिज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स जो है हमने इस वीडियो में आज डिस्कस किए हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट। टेक केयर एंड थैंक यू।